रहा था और अभ्रम उसके बगल बैठा हुआ था। दोनों के ही कपड़े खून से रंगे थे। जहां अभ्रम के चेहरे पर कोल्डनेस थी, वहीं जगुआ के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। तभी उसने सामने देखते हुए ही अभ्रम से कहा, बीस्ट, आई एम श्योर फॉरेस्ट क्वीन और पाइथन दोनों ठाकुर के पास ही हैं, वो हमसे झूठ बोल रहा है। और जिस तरह उसके आदमी हमारा रास्ता रोके खड़े थे, और गांव वालों का अचानक से हवेली के बाहर आकर इकट्ठा हो जाना, इन सारी बातों से साफ पता चल रहा है ठाकुर पहले से ही जानता था कि हम वहां आएंगे और उस पर हमला करेंगे। इसलिए उसने सब पहले से ही प्लान कर रखा था। जैसे ही जगुआ अपनी बात बोलकर चुप हुआ, अभ्रम ने कहा, उसका झूठ उसकी आंखों में दिख रहा था। उसे गांव वालों का साथ और सिंपैथी चाहिए थी, इसलिए उसने हमें अपने आप तक पहुंचने दिया। गांव वालों की नजरों में हम ठाकुर को मारना चाहते हैं, और अब अगर हम फिर ठाकुर पर हमला करते हैं तो हमारा सामना इस बार उसके आदमियों से नहीं, गांव वालों से होगा। अभ्रम की बात सुनकर जगुआ बोला, ठाकुर अपने छोटे अपंग दिमाग का खूब इस्तेमाल कर रहा है, पर कुछ भी कर ले, हम वापस जाएंगे। ये बोलते ही उसने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर रखे थे। पत्थरों को देखकर जगुआ खुद से बोला, अभी जब आया था तब तो ये पत्थर यहाँ नहीं थे, फिर अचानक से कहां से आ गए। उसने तिरछी नजरों अभ्रम की तरफ देखा तो वो अभी भी अपने सोच में गुम था। उसे देखकर जगुआ ने कहा, आप अंदर ही रहिए बीस्ट, मैं अभी आता हूँ। अभ्रम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त उसके दिमाग में ठाकुर और उसकी साजिशें चल रही थीं। पर जैसे ही जगुआ ने गाड़ी का डोर बंद किया तो अभ्रम अपने सेंस में आया। उसने अपने बगल देखा तो जगुआ ड्राइविंग सीट पर नहीं था। फिर उसने अपने सामने देखा तो सड़क पर पत्थरों को देखकर उसे वो इंसिडेंट याद आया जब गांव आते वक्त सड़क पर उसे पेड़ मिला था। और तभी अभ्रम को समझने में देर नहीं लगी कि ये एक ट्रैप है। वो जैसे ही जगुआ को रोकने के लिए गाड़ी से बाहर निकला, तभी किसी ने पीछे से उसके सिर पर लोहे की रोड से वार किया। अभ्रम ने दोनों हाथ से अपना सिर पकड़ लिया। उधर जगुआ के सिर पर भी किसी ने ऐसे ही वार किया और वो अपना सिर पकड़े हुए ही नीचे गिर गया। इधर अभ्रम जब अपना सिर पकड़े हुए पीछे मुड़ा तो उसके सामने एक काला रंग का कुर्ता पहने एक हट्टा कट्टा 6 फुट का आदमी खड़ा था। उसके एक हाथ में लोहे का रोड था और वो अपने दूसरे हाथ से अपनी मूंछ को ताव दे रहा था। अभ्रम ने उसे एक हाथ बढ़ाकर पकड़ना चाहा, पर तभी सामने खड़े आदमी ने फिर से अभ्रम के ऊपर उसी सरिये से वार किया और अभ्रम नीचे गिर गया। वो काला कुर्ता वाला आदमी अभ्रम को बेहोश होते देखकर कुटिल मुस्कान का साथ बोला, भवानी, भवानी नाम है हमरा। साला तुम शहरी लोगन की हिम्मत कैसे हुई ठाकुर साहब से उलझने की। फिर भवानी ने अपने आदमियों से कहा, दोनों को उठाओ और ले चलो उन्हें हवेली। उसके आदमियों ने वैसा ही किया जैसा भवानी ने उनसे करने के लिए कहा। भवानी ठाकुर का पाला हुआ आदमी है। जब ठाकुर को अपने से ज्यादा पावरफुल इंसान से टकराना होता था तो वो भवानी को ही बुलाता था। अभ्रम से हुई पहली मुलाकात में ही ठाकुर समझ गया था कि अभ्रम आसानी से उसके जाल में नहीं फंसने वाला और न ही वो बाकी सभी कॉन्ट्रैक्टर की तरह उसे मरवा सकता है। इसलिए उसने हवेली आते ही चकिया को भवानी को बुलाने के लिए कह दिया था। ठाकुर ने उसे बुलाया है, ये सुनते ही भवानी बिना एक पल की देरी किए गांव आ गया। भवानी का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम भैरवा था। दोनों ही भाई ठाकुर के एक इशारे पर अपनी जान देने के लिए तैयार रहते थे, और इसके पीछे एक खास वजह थी जो भैरवा और ठाकुर ही जानते थे। भवानी अभ्रम को लेकर हवेली आ गया था। ठाकुर के सामने अभ्रम अधमरी अवस्था में जमीन पर पड़ा था और ठाकुर कुटिल मुस्कान के साथ उसे देख रहा था कि तभी ठाकुर ने अभ्रम पर हंसते हुए कहा, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। बहुत घमंड था एको अपने आप पर हमरे आदमी के सामने एवकी हमरे कदमों में हमरे हीरा से सिर उठाकर गया था ना, और अब देखो लाश बनकर आया है। ये कहते हुए ठाकुर ने जोर से अपने एक आदमी आवाज देते हुए कहा, ए लाखन ले जाई शहरी को और डाल दे एको काल कोठरी में। लाखन चकिया झुमरू और हरिया के साथ मिलकर अभ्रम और जगुआ को उठाकर वहां से ले गया। उसके जाने के बाद ठाकुर ने भवानी से कहा,
हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हुए। भवानी अपने भाई भैरवा से कहना, हम जल्दी ही उसको बुलाएंगे। भवानी बीच में बोला, तो क्या ठाकुर साहब आप अब हमको वापस भेज रहे हैं? ठाकुर बोला, नहीं, हमें तुम अभी वापस नहीं भेजेंगे। जब तलक इस शहरी की शरीर में हम आग नहीं फूंक देते तुम यहीं रहोगे। भवानी ने सिर हिला दिया। ठाकुर के इशारा करने पर वो चला गया। उसके जाने के बाद ठाकुर ने अपनी व्हील चेयर को आगे की तरफ खुद ही बढ़ाते हुए कहा, अब जरा वो बेला को भी देखे का हाल है। ओके। और फिर कुछ देर बाद ठाकुर नियति के सामने था। नियति के हाथ पैर रस्सी से बंधे थे। आंसुओं के निशान उसके पूरे चेहरे पर छपे थे। ठाकुर को देखते ही नियति एक बार फिर रोने लगी। उसे रोते हुए देखकर ठाकुर के झुर्री पड़ चुके होठों पर फिर से कुटिल मुस्कान आ गई और वो बेला को नफरत से देखते हुए बोला, तुमको हम अपनी ठाकुराइन बनाना चाहते थे और तुम शादी के दिन ही सबके सामने हमारी इज्जत उछाल कर भाग गई। का सोचे रही हम तुमको भूल जाएंगे। अरे हम धर्मराज ठाकुर हैं और हम अपने दुश्मनों को खोज कर मारते हैं और तुम तो पूरे गांव वालों के सामने हमारी इज्जत उछाले रही। तुमको तो हम ऐसी मौत देंगे कि तुम्हारी आत्मा भी कांप जाएगी। नियति रोते हुए बोली, ठाकुर साहब आपकी दुश्मनी हमसे है। आप हमरे साथ कुछ शू करो, हम उफ तक नहीं करेंगे। पर ई को जाने दो, ई आपका कुछ शू नहीं बिगाड़ा है। ठाकुर साहब ई को जाने दो। नियति का इशारा पाइथन की तरफ था जो अभी भी बेहोश पड़ा था। उसके हाथ पैर भी रस्सी से बंधे थे और उसकी सिर से खून बहकर सूख चुका था। ठाकुर पाइथन की तरफ दक बोला, इसको छोड़ दे, कभी नहीं। हम जानत हैं ये कौन का आदमी है। तोहरे शहरी पति का ना। उससे हमरी मुलाकात हो चुकी है। बहुत जिद्दी है पर ओकी जिद को आज हम अपनी जूती तले कुचल कर रख दिए हैं। जहाँ नियति ये सुनकर आवाज रह गई थी वहीं ठाकुर अभी कुटिलता से मुस्कुरा रहा था और फिर मुस्कुराते हुए आगे बोला, ऐसन का देख रही है टुकुर टुकुर। हम तोहरे पति को मार दिए हैं तो अब विधवा हो गई हैं और अब तुम्हारी बारी है। जिन गांव वालों के सामने तू हमारी बेइज्जती करके गई उन्हीं गांव वालों के सामने हम तो को सजा देंगे। ठाकुर अपनी बात कहकर चला गया था। वहीं नियति अभी भी उसी अवस्था में बैठी थी। उसके कान में ठाकुर की कहीं बात गूंज रही थी। तभी नियति की आंख से रुके हुए आंसू बहने लगे और वो अपने सिर को नामे हिलाते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मर नहीं सकते, वो मर नहीं सकते। हम विधवा नहीं हो सकते। हम इस बात को नहीं मानते कि वो मर गए हैं। वो मर नहीं सकते। ये कहते हुए नियति जोर जोर से रोने लगी। जब रात के 3 पहर बीत गए और चौथा पहर शुरू हुआ तभी हवेली से कोई काले रंग की चादर उड़े दबे पांव बाहर निकला। उसके हाथ में हल्की रोशनी वाला एक लालटेन था। चादर में छुपा उसका चेहरा इधर उधर घूम रहा था और वो शख्स अपनी काली आंखों से देखने की कोशिश कर रहा था, कहीं कोई जागा हुआ तो नहीं है। जब वो संतुष्ट हो गया कि उसे कोई नहीं देख रहा तब वो शख्स अपने कदमों को तेज कर हवेली के पीछे चला गया। वहीं उधर अभ्रम और नियति एक दूसरे के सामने खड़े थे और मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। नियति भी उसे स्माइल करते हुए देख रही थी कि तभी अभ्रम ने नियति का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे अपने करीब किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके करीब होने लगा। नियति शर्म से अपनी पलकें झुकाए खड़ी थी। अभ्रम की नजदीकियां उसे भी अच्छी लग रही थी। जैसे ही अभ्रम उसके होठों पर अपना एहसास छोड़ने को हुआ कि तभी अचानक से नियति उसके सामने से गायब हो गई। ये देखकर अभ्रम चौंक गया और वो नियति को इधर उधर देखते हुए नियति उसे कहीं नहीं दिखी तो वो जोर जोर से उसका नाम लेकर चिल्लाने लगा और तभी उसे नियति की एक झलक दिखी और वो खुश हो गया। अभ्रम जैसे ही उसके पास जाने लगा नियति को एक काले साए ने अपनी चपेट में ले लिया और एक बार फिर उसके देखते ही देखते नियति उसके आंखों के सामने से गायब हो गई और उस काले साए ने नियति को अपने अंधकार में खींच लिया और गायब हो गया। ये देखकर उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए और वो नियति के खो जाने के डर से वो उसका नाम लेकर जोर जोर चिल्लाता रहा और तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा।
उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने ठाकुर व्हील चेयर पर बैठा उसे देखते हुए जोर जोर से हंसने लगा। ठाकुर ने हंसते हुए ही कहा, अब वो तुमको कभी नहीं मिलेगी। अभरम ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली और एक बार फिर वो जोर से चिल्लाया। और तभी अचानक से उसकी आंख खुली और वो गहरी गहरी सांस लेने लगा। अभरम ने अपनी भारी सांसों पर संयम पाते हुए धीरे से कहा, अटल। वहीं जिस शख्स ने उसके कंधे पर हाथ रखा था वो अचानक अभरम के होश में आ जाने पर डर गया और डर कर कुछ कदम पीछे हट गया। अभरम धीरे से पीछे मुड़ा और अपने सामने खड़ी शख्स को देखा जिसका चेहरा काली चादर से ढका था, पर उसके पहनावे से वो एक औरत लग रही थी। उसी पल अभरम के सिर में तेज दर्द था और उसने एक हाथ से अपने सिर को पकड़ लिया। उसके सिर पर लगी चोट से खून बहकर सूख गया था। वहीं उसी कमरे के एक कोने में जगुआ अभी भी बेहोश पड़ा था। अभरम उठकर बैठ गया और अपने सामने खड़ी औरत को देखते हुए कहा, तुम कौन हो? उस औरत ने कहा, हम कौन है ये जानने से ज्यादा जरूरी है आपका ये बात जानना कि आपके साथ ही सब काहे हो रहा है। उसकी बात सुनकर अशरम की भौहें तंग गई। फिर उसने अपना सिर सहलाते हुए कहा, मैं जानता हम ये सब ठाकुर कर रहा है। वो नहीं चाहता कि इस गांव में हॉस्पिटल बने। उसे बीच में टोकते हुए वो औरत बोली, ये बात अलग है। ये ठाकुर की चाहत है कि गांव पिछड़ा रहे हैं, कभी आगे न बढ़े, पर बेला ठाकुर की जिद है। अभरम ने कंफ्यूजन में उसे देखते हुए कहा, बेला ये कौन है? वो औरत बोली, आपकी पत्नी बेला और आपका आदमी दोनों ठाकुर के कब्जे में हैं। ये सुनते ही अभरम के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए और उसने सख्त चेहरे से अपने सामने खड़ी औरत को देखते हुए कहा, उसका नाम नियति है, बेला नहीं। उसकी बात पर वो औरत हल्का सा हंसते हुए बोली, बेला ने शहर जाकर अपना नाम तो बदल लिया पर अपनी किस्मत नहीं बदल पा रही, इसलिए तो आज 3 महीने बाद फिर से आजाद चिड़िया कैद हो गई। कहते हुए उसने एक आह भरी, इतने दिनों से वो यही तो जानना चाहता था कि आखिर नियति कौन थी, कहां से आई थी, क्या वो किसी की जासूस थी। इसलिए अभरम उसकी बातें सुनकर हैरान था। अभरम ने दीवार का सहारा लिया और उससे टिककर बैठ गया। उसने अपना एक घुटना मोड़ा और उसके ऊपर अपना एक हाथ रखकर कहा, अगर वो नियति नहीं बेला है तो मुझे बताओ उसके बारे में, मैं सब जानना चाहता हूँ। जिसे मैंने अपनी जिंदगी में शामिल किया है वो कौन है, उसकी असली पहचान क्या है। वो औरत बोली, हम आपको सब बताएंगे, पर उससे पहले आपको जानना होगा कि ठाकुर कौन है और क्या है इस गांव की कहानी और काली पहाड़ी की पिशाचनी। इन सब के बारे में आपको जानना होगा, काहे कि एक ही शुरुआत वहीं से हुई है।